शहद पीने वाले की मौत रुक सकती है, लेकिन जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा नदी का पानी छूटे वो दोबारा हरा भरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा नदी के बारे में लोगों में एक और विश्वास प्रचलित है। उनका मानना था कि यदि एक बार नदी का पानी बढ़ा तो बिना मनुष्य की बलि लिए वो वापस नहीं लौटे। हालांकि थोड़ा ऊंचाई पर बसे हुए नई टूर वालों को इसका तनिक भी खौफ नहीं, इसीलिए वो बाढ़ के दिनों में गेरू की तरह पहले अपार जल को देख खुशियां मनाते। 2-4 दिन की ये बाढ़ उनके लिए बदलाव बनकर एक बाढ़ भी थी, बरस भी था। पिछले घाव सूखे भी न थे कि भादों के दिनों में पानी फिर से उमड़ा। बादलों की छांव में सोया गांव सुबह की किरण देखकर उठा तो सारा सीमान रक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। नई के वातावरण में खलबली मची थी। गांव ऊंचे स्थान पर बसा था जिस पर नदी की धारा अनवरत टक्कर मार रही थी। बड़े बड़े पेड़ जड़मूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। ये बाढ़ न थी बल्कि प्रलय का संदेश। मैं धारा प्रवाह हूँ। धरती के आंगन में खुद धरती फूलों से खिल रही है। मैं बह रही हूँ, बह रही हूँ मैं। आज मेरी विधवा जिंदगी के धुएं में रंग बिरंगे बुलबुलें हैं और उस बुलबुल की चोंच में रंग बिरंगे दाने। मैं बह रही हूँ मैं। उंगलियों की त्वचा जब तुलसी के पत्तों को छूते हैं, तेरी सुरीली आंखों के अनगिनत बोल मेरे जिस्म की काम तरंगों से खेलने लगते हैं। छलगल सफेद उदास कपड़ों में लिपटे तेरे यौवन के कदम मेरे मन की सीढ़ियों पर चलने लगते हैं। इस चलने और खेलने में एक अद्भुत रस है, परम सुख है। मेरा हृदय कठोर चट्टान, मेरा मन समुद्र समान। मैं बह रही हूँ मैं। मैं प्रेम रूपी पर्वतों पर चढ़ रहा हूँ, मैं स्नेह रूपी सागर में तैर रहा हूँ। और कुछ
फुलमत, पतुरिया ने जो गीत गाया कितना सही था। कौन सा गीत? ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी, दिल में गड़ गए। उस दिन मैं बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करता था। उस दिन? हाँ। उस दिन मेरी माँ के सिर में बहुत दर्द था। अच्छा, और अब ठीक है? कुल के नाम पर कलंक विनाश करे विपरीत बुद्धि। धर्म हरगिज इसकी इजाजत नहीं देता। इस प्रकार का कल्चर हमारे पूरी सामाजिक व्यवस्था के लिए भयंकर खतरा है। विधवा बनकर पिछड़े में क्या? 5 फुट 2 इंच की विधवा ये अपने मनपसंद दाने चुगले। शूद्रता में, शांति में, वात्सल्य में, क्रोध हूँ, पर क्षितिज का विस्तार भी हूँ मैं। केर शक्ति पुंज हूँ मैं, चंचला हूँ मैं, निर्दयी गुरु, धीर भी हूँ मैं, सतत हूँ मैं, प्राची हूँ मैं, सूक्ष्म हूँ, अदृश्य पर आसीन भी हूँ मैं। कौन हूँ मैं? कौन? आखिर कौन हूँ मैं? ये हमारे सत्ता की ऊंचाई है, हमारा सिंहासन है, तख्तो-ताऊस है, विरासत है ये हमारी। यहाँ से हम सामाजिक व्यवस्था और रिश्तों के ताने बाने बुनते हैं। अपने आसपास की जिंदगियों को बख्शते हैं एक सुनहरी कैद, और इस कैद खाने के हम हैं जेलर। तो फिर समझाओ उसको। हमारे निजाम यानी चारों ओर फैले हमारे कैद खाने की सलाखें जर्जर होने लगेंगी। और क्या भी खुद की स्याही से लिखने लगेंगे खुद के ख्वाब। उस बेहया जवान खूबसूरत विधवा का क्या हुआ? उसकी हरकतों में बगावत की बू है, बदलाव की चाहत है। अपने तरीके से जिंदगी जीने का हौसला है उसपे। वो अपनी ख्वाहिशों और ख्वाबों को साकार करना चाहती है। अरे समाज के मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती है वो लड़की। और ये देखो किस तरह हमारी कायद में जकड़ी हुई है। उसके तबके के रीति रिवाज, उसूल, परंपरा। अरे अड़ियल सवाल है उस पर। अपने तकदीर की घोड़ी की नकल लगाम और पार्टी का फैसला खुद करने की ठान की उसने। समझा? अपनी प्यास बुझाना चाहती है, हमारे पास चली आए। रानी बनाकर रखेंगे उसे। नाच मेरे बुलबुल, पैसा मिलेगा। नाच मेरे बुलबुल, पैसा मिलेगा। ये सब हमें अंधेरे में बोलना करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। घबराओ मत, ये मेरे दिमाग का कमाल है। शराफत के नकला मिजाज किए हैं मैंने। अब रोशनी मेरे इशारों पे नाचेगी। नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल।
दुग्ध अमृत भार ली हूँ मैं, नहीं हूँ पर हूँ, कहाँ हूँ, कौन हूँ, मैं स्त्री हूँ, स्त्री हूँ, स्त्री हूँ मैं। प्रेम एक एहसास है, प्रेम एक मुक्ति है, प्रेम एक उड़ान है। बहुत चिंतन मनन किया, सामाजिक ऐतिहासिक परिवेश के विचारों की कसौटी पे चाचा पर, लेकिन कितना दुखद प्रसंग है कि हमारे शब्दकोश में पत्नीव्रता शब्द नहीं। एक कोख से जन्म लिया है भाई हूँ, अपनी बहन का घनिष्ठतम मित्र। प्रेम बोध की लहरों पर एक उपासना, एक बहाव, पथ और मंजिल का अलौकिक मिलन। मैं तुम्हारी आकांक्षाओं, सपनों, अभिलाषाओं का सम्मान। पत्नीव्रता पुरुष का पहला धर्म है कि स्त्री कोई भोग विलास की वस्तु नहीं। उससे ज्यादा उसे कौन समझ सकता है। हाँ, भाई है उसका, मेरे भावनाओं और विचारों के प्रवेश द्वार में वो हमेशा है। और देखिए, स्वागतम। मुझे
करते हो ना, सब कुछ खाली खाली सा अच्छा समझे? हाँ हाँ मान गई अजय 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 सुनो अजय 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 डरपोक कमजोर काया नाटक कर रहा था वो खुद ही जाना चाहता था उसे मुझसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था क्या मेरे यथार्थ के सूने ठहरा तो मौजों की रवानी के चंद कतरों से खेलना कोई जुर्म है क्या मैं बह नहीं सकती बह नहीं सकती पहले के 3 सीन तुम खुद ही गा रही। अरे अल्ट्रा फुटेज ले रही हो तुम। कहानी में तुम्हारे किरदार पूर्वक एंट्री बहुत कम थी इसमें और ज्यादातर वो खामोश रहती है, समझी? खामोशी के बिना अपनी एक जुबान होती है और मैं तो कहूंगी कि खामोशी की एक बहुत अहम शख्सियत होती है और पहले के 3 सीन में मैं खामोशी के इसी वजूद को तलाश रही हूँ। हम एक कहानी के आधार पर नाटक कर रहे हैं और मेरा मानना है कि हर कलाकार को हक है वो अपने तरीके से सोचे, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उसमें नया आयाम ढूंढे। मेरे अभिनय में आपने किसी विचारों की झलक देखी होगी ना? लेकिन विचारों की उड़ान एक सीमा में ही भली लगती है। यानी फिर एक पिंजरा। अच्छा तो अब तुम उन्हें समझाओगी, आगे भाई को सब मालूम है, समझी? सालों बीते रहो नाटक करते हुए, आने चलिए। अरे दादा कौन सा नाटक ये किया हमने? अविनाश भाई ने तो मोहन राकेश आसार का एक दिल भी किया है। ये भाई ये नई कलाकार है और इसके आगे बढ़ने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। लेकिन दादा, दूसरे सीन में एक है कि हम मास्क तोड़कर परफॉर्म करें, मगर इसने हमारे
काम किया है? सविता, तुम भी इसे सपोर्ट कर रही हो? तुम्हारा तो कहानी में नेगेटिव रोल है धनेश्वर चाची का, और उसके विपरीत तुम प्रेम गीत अलाप रही थी। ओहो अविनाश, मैं दो भूमिकाएं निभा रही हूँ, धनेश्वर चाची और गाने वाली बाई। अच्छा, तो अब ये किसका निर्णय है? भाई डायरेक्टर का। डायरेक्टर का। मुझे लगता है हम लोग बेकार की बातें कर रहे हैं, विषय से दूर हटकर बातें कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार कविता में तो मैं भी बहुत हूँ कि कर्मनाशा की हार पे हम लोग काम कर रहे हैं, मगर पूरी कहानी में ये है कहाँ? बिल्कुल। और राइटर क्या कहता है, जबकि वो कुछ अलग कह रहा है, मैं दिखाता हूँ। आप क्या कह रहे हो? ये देखो, राइटर जो है वो इसमें ये कह रहा है कि लोगों को प्रलय की सूचना देकर हवा में तेज उड़ते हुए आंचल चाची जबरदस्ती अपने वश में करती हुई दूसरे चौराहे की तरफ चली जा रही है। गांव के सारे लोग आतंक और भय से उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चले जा रहे हैं। अच्छा, सबकी आंखों में गांव का भविष्य था, रक्त की तरह लाल। अरे रक्त की तरह लाल पानी में, रक्त की तरह लाल पानी में चूहे तैरते चले जा रहे हैं। हाँ, मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न था, शायद ही किसी ने कभी देखा होगा। हाँ, बाकी भयंकर स्वप्न था, शायद ही किसी ने देखा होगा। क्या हुआ भाई? आगे क्या हुआ भाई? सचमुच कितना विचित्र सा दृश्य रहा होगा कि जीवन भर मर्यादाओं का पालन करने वाले लंगड़े भैरव पांडे का छोटा भाई कुलदीप भी गांव छोड़कर भाग चुका। अब भैरव पांडे के सामने कौन सा रास्ता बचा था? पुश्तैनी जो घर था वो भी गिरने को ही था। पुश्तैनी घर गिरने को था। अरे भैया, उसमें भैरव पांडे पता क्या कर रहे थे? और सुनो, क्या कर रहे थे? भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपने बकरी के दरवाजे पे खड़े बाढ़ के आते हुए जोत को देख रहे थे। अच्छा, हाँ, बाढ़ के आते हुए जोत को देख रहे थे। अधिक जल में बहते हुए सांप बिच्छू चले जा रहे हैं। दादा, मरे हुए जानवर के बीच पर बैठा हुआ हवा की लहर से कभी इधर हो जाता, तो कभी इधर हो जाता। अब हंसने की बात नहीं है, जानवर के बीच में जब लहर से इधर हो जाता ना, चुड़ैल भी बाहर निकल आते। लेकिन परेशानी ये थी कि उनको चीज झपट लेती। और राइटर ने सारा कहानी में ये दिखाया। अरे यार, हम कहानी पे रहे नहीं है, हाँ, और कहानी कितनी रोचक है। हाँ। अब कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे देना है वो तो डायरेक्टर का काम है। अरे ये बात है। अरे ये देखो मुझे क्या मिला? देखो क्या लिखा है? अरे यहाँ भी कुछ लिखा है, पढ़ तो ले। अरे डायरेक्टर ने अपने सारे निर्देश दे रखे हैं। अच्छा, यानी कि नाटक हो सकता है। अरे नाटक सदियों से हम किताबों और बोलियों में दर्ज जिंदगी जीने के फलसफे को तोड़ते मरोड़ते आ रहे हैं अपने मुनाफे या इजाफे के लिए। तो दादा नाटक करे। हाँ, चलो सुनो।
अपनी सामाजिक और भौगोलिक ऊंचाइयों पर गर्व रहा। मगर इस साल घटनाओं के कर्म चक्र ने एक नया मोड़ लिया। कर्मनाशा नदी का पानी पहली बार समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ कर बस्ती से आता है। तो ढोल के बहते गीत की कड़ियां बुझाकर होठों में पपड़ी की तरह छा गए। बस्ती के बाशिंदे कर्मनाशा के सूक्ष्म रूप से कांप बस्ती में इस साल एक घटना पहली बार और घटी। जवान मिसबा गुलमत और भैरव पांडे का छोटा भाई जो किशोर अवस्था में कदम रखता था, दोनों ही प्रेम पर सड़ और काम के ज्वर में तपने लगे। भाई तो ठीक से कर रहा है ना? जी इस बार पास तो हो जाएगा। जी दादा। दादा सुबह पढ़ते हैं क्या बाटी ला कर दे। ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? सच हो तुम दोनों तो। गुलमत, तू किसी की जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? तू जो चाहती है ना, वो सपने में भी कभी पूरा नहीं होगा। कभी नहीं। क्यों बुरा है? बहुत निकल आई। दादा मैं क्यों बिगाड़ूंगी इनकी जिंदगी? मैंने तो इनको कई बार मना किया दादा कि ये सब ठीक नहीं। सीधे रास्ते पे आ जाओ तो अच्छा है। तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है ना, उसी से गला दबोचते देर नहीं लगेगी। हम दोनों दुष्ट, पापी, नीच। मैं तो सोचता था तू सुधर जा, लेकिन नहीं। तू तो मेरी हत्या करने पे तुला है। क्यों खड़े इतना? चल भाग यहाँ से, नहीं तो तेरा गला घोट कर कर्मनाशा नदी में फेंक दूंगा। चल भाग। वैसे कुलदीप मुझे बहुत भाती है, तभी तो उसे देखकर मेरी आंखें भर आती। मेरी माँ भी ऐसे ही तुलसी के आगे झुककर आशीर्वाद मांगती।
कुलदीप हमारी जात बिरादरी की होती तो कुलदीप तो अभी बच्चा है। तो और निवालों का ही तो जुगाड़ करना पड़ता है। मोर जिया मोर जिया मोर जिया तरसे बिन बालम मोर जिया तरसे बिन बालम मोरा जिया मोर जिया मोर जिया मोरा जिया अपने आप को सुधारो, अपने खानदान की इज्जत के बारे में सोचो। बड़े अच्छे कर्मों के बाद तुम्हें इस खानदान में जन्म मिला है। बड़े खानदान में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अपने आप को सुधारो। अपने खानदान की इज्जत में सोचो। आंसू में जो पश्चाताप वो दिल को झकझोर। पांडे जी को लग रहा था कि शायद अब कुलदीप ठीक रास्ते पे था, अब उनके कुल की इज्जत बच जाएगी। उन्होंने अपने खानदान की इज्जत के अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। वो ये कदापि नहीं चाहते थे कि उनके खानदान के ऊपर कोई हंसे, लेकिन अभी महीना भी ना बीता कि कुलदीप फिर से उसी रास्ते पे चला। विधवा हूँ मैं। जब शादीशुदा थे तो मेरा एक पति था। उसके मौत के बाद पूरा समाज मेरा पति बनना चाहता है। मेरे हर घर का चौकीदार, मेरे हर लम्हे का भोगी। लाखों के बोल सहे सितमगर तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे लाखों के बोल सहे। कुलदीप, 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 तुम मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? बस मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, किंतु तुम्हें कभी नहीं। कुलदीप, मेरी कोख में
में तुम्हारा बच्चा मर रहा है सीता भाग विधि प्रतिकूला मिलई न पावक मिटई न सूला सुरहु बिन्हे मम मिटप अशोका सत्य नाम करु हर मम शोका मैं दादा को क्या जवाब दूंगा अगर उन्हें पता चला कि मेरे खानदान के कार्यक्रम को तोड़ा है तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे घर से बाहर की आजाद अनदेखी खौफनाक फिजाएं क्या मैं सामने कर पाऊंगा और फुलमत से मेरा रिश्ता ही क्या है हाँ फुलमत से मेरा रिश्ता ही क्या है महज एक शारीरिक आकर्षण ही तो था हाँ महज एक शारीरिक आकर्षण ही तो था कुलदीप के जाने के बाद से आज तक भैरव पांडे का जीवन एक अव्यवस्था की कहानी बनकर रहा। पहले कई दिनों तक वो जरूर बेचैन थे, किंतु समय ने दुख भरने में मदद की। लेकिन आज कुलदीप फिर उनकी आंखों के सामने आ गया। बीती घटनाएं एक एक कर उनकी आंखों के सामने नाची। अब वो कभी नहीं लौटेगा। बचपन से लेकर आज तक इन आंखों से ओझल होने नहीं दिया था। छुटपन से लेकर आज तक पाला पोसा, करम चला, किस्मत का फूटा, धोखा देकर चला गया। ये क्या हो गया बहुत बुरा हो गया छोड़कर छोरा हमारा को चला गया ये क्या हो गया बहुत बुरा छोड़ चला गया बापू मैं भी मेरे दादा को तसल्ली दूं मेरे दादा ये क्या हुआ बहुत बुरा हुआ छोड़कर कमीना चला गया मुझे भी नहीं मालूम था। हैरो हम समझ सकते हैं तेरे टूटे फूटे मकान के लिए जायदाद के झगड़े कम ना होंगे तूने अपने छोटे भाई को बच्चे की तरह पाला है तभी तो दुख का बोझ ज्यादा है। दादा
शादी कर लेते तो फिर कुलदीप के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती और अपनी घरवाली होती। बेवकूफ। लोग तो मजाक उड़ाएंगे, राम जाने कैसा होगा। अपने से तो कौर नहीं उठा पाता था, आज भूखा बैठा होगा कहीं। बैठे, मैं क्या करूं? जोगिया रे जोगिया। अब ये चुड़ैल रोने लगी है। रो 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 कर मर, मैं क्या करूं? लगाई के बिंदिया सजाई के, सिंदूरा लगाई के बिंदिया सजाई के, पूरे पूरे मोरे बिंदिया जगाई के, जतवा मगे हुआ है, जतवा मगे हुआ पसवला रे जोगिया रे जोगिया रे जोगिया मलमल्लाह की ये विधवा लड़की मेरे घर को चौपट करने पर तुली है। पति मर गया, बाप मर गया, न जाने क्या करें। एक साल बीते, अब की बार कर्मनाशा नदी में दिलों को दहला देने वाला तूफानी सैलाब इंसानों की इस बस्ती में फिर से हाहाकार मच गया। उधर जुम्मत की नदिया में भी एक सैलाब आया, फिर सब पीड़ा। उसकी कोख से उसी के रक्त से सिंचा एक नवजन प्रस्फुटित हुआ। गुलमत ने अपने छोटे बच्चे को गर्भनाशा के बढ़ते पानी से नहलाया और उसे अपने स्तन से चिपका दिया। जिया लैके माने, जिया लैके माने, जिया लैके माने, जिया लैके माने, ई बाड़ी नदिया, जिया लैके माने, ई बाड़ी नदिया, जिया लैके माने, ई बाड़ी नदिया। जबरन के मारे निमरन का मारे, जबरन का मारे निमरन का मारे, पुड़वन का मारे गदहरन का मारे, पुड़वन का मारे गदहरन का मारे। अरे पांडे जी का मारे, पांडे जी का मारे, छुट्टियां डूबई के बाड़ी नदिया, जिया लैके माने की बाड़ी नदिया, जिया लैके माने की बाड़ी नदिया। सामाजिक, नैतिक, भौगोलिक पर थी हमारी बस्ती, लेकिन न जाने किसकी नजर लग गई। बेटा हुआ है बेटा। करमजली के पाप से तो सारा गांव तबाह हो गया। सब कुछ लुट गया, ये चुड़ैल मेरा घर खा गई। अब तक जो था वो ठीक था, आज बेटा हुआ है, रहने दे। ये बेटा कुलदीप का है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। परले होगी परले। अरे परले
बेहया ने पाप किया गांव के सरपीता। अरे भाऊजी क्या है मुखिया जी? कुछ साफ साफ कहोगी? आखिर हुआ क्या? हाँ अजी होना क्या है मुखिया जी? है। वो है ना अपने मल्ला की बिटिया गुलमत, हाँ कई मुही मेम ना लेके बैठी है। है ना। विधवा लड़की बच्चा पैदा करके सुहागन बनी है। चाची ये कब हुआ? पूरे 3 दिन से सौरी में बैठी है टाइम नहीं। उस काम को छाती से लगाए बैठी है। अजी उससे कोई खेल ना हुआ कि उस मेम ने गर्दन मरोड़ के इसे कट्टे बना दे। हाँ हमें फुलमतिया को अवश्य ही दंडित करना चाहिए। तभी कर्मनाशक शांत। गुलमत ने बुलवाया ये साला। इज्जत के काबू पे महफूज हमारी बस्ती। गुलमत ने बुलवाया ये साला। इज्जत के काबू पे महफूज हमारी बस्ती। की विधवा ने चोरी हमारी हस्ती। बात की विवादे चचोरी हमारी हस्ती। बात की विवादे चचोरी हमारी हस्ती। अरे मरत प्यासा, मरत प्यासा, मरत प्यासा, मरत प्यासा, हो पिया जल ही माँ मरत प्यासा, हो पिया जल ही माँ मरत प्यासा, मरत प्यासा, मरत प्यासा, मरत प्यासा, मरत प्यासा, हो पिया जल ही माँ मरत प्यासा, हो पिया जल माँ मरत प्यासा। भैरव पांडे चारपाई पर बैठे हुए और दिन चढ़ा आया। लहरों की गति पहले से तेज हो गई। रक्त की तरह खौलता हुआ पानी गांव के निकट आ गया। उनकी नसें किसी तीव्र व्यथा से जल रही हो, क्योंकि भैरव पांडे के वंश में पहला ऐसे कभी नहीं हुआ था। ताप में रखा रामायण का गुटका उठाकर एक तरफ रख दिया, क्योंकि कुलदीप उन दोनों लगातार रामायण पढ़ा करता था। कह सीता भा विधि प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला, सुनहु विनय मम पिटप अशोका, सत्य नाम करू हरु मम शोका, सत्य नाम करू हरु मम शोका। यार सूत लेके आ, तो चने बनाने हैं। अरे ऐसा गुमसुम सा क्यों रहता है रे? मुझसे डरता है क्या? अरे मेरा गुस्सा तो कर्मनाशा नदी में बहते पानी के बुलबुलों की तरह है। यूं उठा और पलक झपकते ही नदिया की धारा में बह गया। मुझसे डरा मत कर। अरे मां नहीं है तो क्या हुआ? तेरे इस लंगड़े भाई की गोद में प्रेम का भरपूर बहाव है। ऐसा चुप क्यों रहता है रे? हाँ, बोलता क्यों नहीं? अरे मैं तो घंटों सत्यनारायण की कथा बात देता हूं, और तू ऐसा गुमसुम शर्माता है, हकलाता है। अरे बरामदे में बैठकर पढ़।
100 कुंड पालू हरामखोर बच्चे पे नजर गड़ाते हैं। अगर उसे कुछ हो गया ना तो भगवान कसम तेरा गला घोट दूंगा। भाई ये भैरव का छोटा भाई कुलदीप काले कौवे जैसा हमारी जाति में कहां से आ गया था? भाई मुझे तो फूटी आंख नहीं सुनाता था। सही कह रहे हैं मुखिया जी। पकड़ा गया है भैरव पांडे। अच्छा हुआ जो चला गया। भाग। कर्मनाशा की ये भयंकर बाढ़ हमारे पूर्वजों की प्रतिष्ठा हड़पने आई है। भीड़ कैसी है रे? नहीं जानते, फुलमत को नदी में फेंक रहे हैं और उसके बच्चे को भी। उसने पाप किया पाप। और क्यों दादा जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना? चल भाग। न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। भैरव पांडे के खानदान पर कालिक पोतले चली थी। अब तो कोई छोकरा भी नहीं है यहाँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों मुखिया जी? विनाश काले विपरीत बुद्धि। चुड़ैल की छाया फुलमत विद्वान ने क्यों चाही बनाए मर्द की काया। खोटा आई तभी ये बाढ़। फुलमतिया ने है सेंधी हमारी तरक्की की दीवार। उल्टा बोलो सजा आओ इसको आई भी बड़ी। इसने हमारे संस्कारों, रीति रिवाजों और असूलों को अपने पाप की नदिया में डुबो दिया। अगर करुणाशा की बाढ़ किसी की बलि लेकर ही शांत होगी तो क्यों ना उसकी बलि दी जाए जिसने ये पाप किया है। बिल्कुल सही। सही। इस जवान विधवा और इसके 2 मुहे बच्चे को कर्मनाशा के घर क्यों ना उतार दिया जाए। बिल्कुल। याद है पिछले साल 2 बलि लेकर ही कर्मनाशा शांत हुई थी। बिल्कुल सही। सही। भैरव, तुम्हारी क्या राय है? क्या राय है? भैरव पांडे कुछ क्षण के लिए खामोश है। उनकी पूरी शख्सियत में आने वाले तूफान की खामोशी हो। उनकी निगाहें एक टक विधवा फुलमत और उसके बच्चे पर और फिर उनके मुख से अल्फाजों का एक ऐसा ज्वालामुखी फूटा जिसकी सच्चाई ने हमारी बस्ती के अंतरात्मा तक को झंझोड़ कर रखा।
मुझसे पूछते हो मुखिया जी, तो सुनो। कर्मनाशा की ये बाढ़ दुधमुहे बच्ची और एक अबला नाली की बलि से नहीं रुकेगी। मेरा भाई कुलदीप कायर हो सकता है, अपने बहु बच्चों को छोड़कर भाग सकता है, लेकिन कायर नहीं हूं मैं। जब तक मेरी जान में जान है, मां और बच्चे का कोई पार बाका नहीं कर सकता, समझे? अच्छा, तो ये है भैरव पांडे की नई बहू। पाप का फल तो भोगना होगा पांडे जी, समाज का दंड भी झेलना होगा, जरूर भुगतना होगा मुखिया जी। आपका ये समाज कर्मनाशा से कम नहीं है। अगर मैं एक एक के पाप गिनाने लगूं, यहाँ खड़े जितने भी लोग हैं ना, सबको परिवार समेत कर्मनाशा की गहराई में जाना होगा। सामाजिक और भौगोलिक ऊंचाई पर विराजमान हमारी बस्ती के बाशिंदे एकटक होके भैरव पांडे की ओर देख रहे थे, मगर भैरव पांडे लगातार फुलमतिया और उसके बच्चे को देखे जा रहे थे, पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह सशक्त और अटल। शायद इसी चीज को फुलमतिया ने, पतुरियाबाई ने अपनी जीत समझा और बोल उठी, बधाई हो, बधाई हो, फुलमत को बधाई हो। फुलमत के सफेद लिबास में रंगों का शुमार, बधाई हो, फुलमत को बधाई हो। भैरव पांडे ने रखी अपने नाम की लाज, एक विधवा के सर पर रखा अपना प्यार भरा हाथ, बधाई हो, बधाई हो, फुलमत को बधाई हो। मुझे ये मंजूर नहीं है। मुझे किसी की सहानुभूति, तरस और दया भावना नहीं चाहिए। भैरव पांडे मुझे नहीं, अपने कुल के वंश को अपना रहा है। ये क्या बोल रही है तू? कहानी के अंत के अनुसार फुलमत चुप रहती और नाटक यही समाप्त हुआ। किंतु आज फुलमत में इतना साहस है कि वो अपने मन की बात कहे और फुलमत अपनी इच्छा अनुसार नाटक के अंतिम अंक को एक नया आयाम देती है।